नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है टॉक फॉर हेल्थ शो, जिसमें हम बात करेंगे उन मेडिकल एक्सपर्ट से जो हमारे क्वेश्चन के आंसर देंगे और हमारी कई सारी ऐसी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तो आज के स्पेशल शो में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर डॉक्टर एंड रिटायर्ड डॉक्टर CS कल्ला जी, जो कि ENT डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट है। हमारे नाक कान गले से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाओं को वो शांत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे डॉक्टर CS कल्ला सर से। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है टॉक फॉर हेल्थ शो, जहां हम हमारे व्यूअर्स, हमारे जो भी दर्शक हैं, उनके क्वेश्चंस बेसिकली हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं हमारे हर शो में। तो जैसा कि मैंने दर्शकों को भी बताया कि आप एक सीनियर डॉक्टर है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं हमारे, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। तो नाक कान गला जो है बेसिकली एक बहुत, हम लोग कह सकते हैं कि इसकी बहुत मेजर तकलीफ जो है अभी, क्योंकि विंटर्स भी चल रही है तो काफी लोगों को रहती है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये रेस करना चाहूंगी कि नाक कान गला हम लोग यही सुनते हुए आए हैं कि तीनों का कनेक्शन जो एक ही है, कि कई बार जो है हम लोग अगर आई ड्रॉप जो है नाक में डालते हैं तो वो भी मुंह में आ जाती है। ऐसा मतलब बचपन में ही हमको ऐसा बताया जाता है कि इसका कनेक्शन एक ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन्फेक्शन अगर या फिर तो नाक में है या फिर कान में है, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गले से भी होगा या फिर वो इन्फेक्शन तीनों जगह फैलेगा? पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। दूसरा ये कहूँगा कि डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ड्यूटी से कभी डॉक्टर retire हमेशा, डॉक्टर इज बॉर्न, इज डॉक्टर टिल डेथ. बिल्कुल। Okay, so I'm not retired in that way. I may be retired from government job, Yes, yes. that too a VRS, but not retired. Okay. जी बाकी आपका जो प्रश्न है कि इन्फेक्शन एक जगह का दूसरी जगह फैलता है या नहीं फैलता है, इसमें ऐसा है कि अर्पिता जी है ना, जी तो उसमें ऐसा है कि ये ENT कोई भी एक तीनों पार्ट एक जगह क्यों आए हैं? आईज अलग हैं, बाकी जैसे चेस्ट का अलग है, एब्डोमेन अलग है, तो ENT एक ही जगह पे क्यों आए हैं? ENT फेस के साथ में है तो वो तो डेंटल का पार्ट भी हो सकता था या आई का पार्ट भी हो सकता था। ENT मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट, तीन जो बॉडी के विशेष अंग हैं विशेषण जो कि विशेष ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन में अंदर। नाक से स्मेल है, हियरिंग एंड टेस्ट है, तो तीनों जो हैं दे आर स्पेशल सेंस। आउट ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों में से 3 सेंस ऑर्गन जो है ENT के अंदर इंक्लूड होते हैं जी। तो उसके अंदर सेंस ऑर्गन के अंदर ये वाई दे आर केप्ट टुगेदर, रैंडमली तो नहीं रखे गए हैं, बिकॉज उसके लिए पीछे कुछ लॉजिक है या रीजन है। राइट। बॉडी के अंदर जब फीटस बनता है, फीटस मतलब जब एग और स्पर्म ज्वाइन करके जब देयर इज सम फर्टिलाइजेशन एंड जब उसका फीटस फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होके, तो उस समय जो ग्रोथ होती है उसकी, जो एम्ब्रियोलॉजिकली जो बनते हैं एक साथ, वो एम्ब्रियोलॉजिकली, उसके बाद में एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, वे तीनों ही आपस में तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक ही जगह से ग्रो करते हैं जी। तो जहाँ एक जगह से जब वो ग्रो करेंगे तो इन दैट केस कोई भी चीज होगी या कोई भी समस्या होगी या कोई डेवलपमेंट होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होगा हमेशा। जी। तो ये बात में नहीं है, इट इज राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से ही लेके ये समझिए कि आप ये ENT तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जब डेवलपमेंट होगा फिजियोलॉजी के हिसाब, फिजियोलॉजी मतलब कोई कार्य विधि के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे हमेशा। राइट। उसके बाद में जब पैथोलॉजी मतलब बीमारी कोई पैदा होगी तो भी उसके अंदर एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, तो ट्रीटमेंट पार्ट भी एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। बिल्कुल। तो ये कारण है कि क्यों एक दूसरे के आप दूसरे को प्रभावित करते हैं। गले में कोई इन्फेक्शन होगा या नाक में कोई इन्फेक्शन होगा तो गला भी अफेक्टेड होगा, कान भी अफेक्टेड होगा। अच्छा। इसलिए एक ही जो धारणा रहती है, जिसमें बच्चा जब पैदा होता है जी। उस समय तो शिशु रोग विशेषज्ञ के पास में बच्चे को लेके कोई समस्या होती थी, क्योंकि वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बर्थ, जो बच्चे को नियोनेट जो होता है, नए नवजात को नियोनेट कहते हैं। 1 महीने तक बच्चे को कहते हैं नियोनेट, और उसके बाद में इन्फेंट कहते हैं। 1 साल का बच्चा जब तक उसको इन्फेंट कहा जाता है।
तो नियोनेटल एज से लेके इन्फेंसी तक जो है बच्चे को हमेशा एक एज पर कन्वेंशन हमेशा जो जाते हैं लोग बाग, जो बच्चे को कभी भी समस्या अगर होती है, ऐसी बात तो है नहीं किसी बच्चा जो पैदा होगा उसको कोई समस्या नहीं होगी, तो उसमें हमेशा कोई जुकाम होगा, गला खराब होगा, कान में कोई दर्द होगा, तो भी अमूमन जो है वो सब, या पेट में कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी होती है, वो पीडियाट्रिशियन के पास में या शिशु रोग विशेषज्ञ के पास में हमेशा जाते हैं, जो कि हमेशा जैसे उसमें जो चीज़ हम लोग डिटेल्स में ईएनटी के डॉक्टर्स बता पाते हैं, उसकी फिजियोलॉजी उतना डिटेल्स में डॉक्टर हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ, ऐसा नहीं उनको नहीं मालूम, सब मालूम, उनको भी नहीं मालूम है, बट वी आर ईएनटी स्पेसिफिकली दे पॉइंट आउट टू दैट डिजीज ओनली, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिजीज जो है वो प्रोग्रेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, इट मे लीड टू सम सीरियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बात करें नवजात शिशुओं की, पर अब पता कैसे करें कि उन्हें कान में ही दिक्कत है या फिर गले में दिक्कत है, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता है और कई पेरेंट्स बोलता नहीं है लेकिन इंडिकेट करता है, हाथ ले जाता है कान पे। अच्छा, हाँ। बच्चा रोता है जब हमेशा हाथ लेके जाएगा कान के ऊपर, कान तो माँ बाप लेके आते हैं, राइट, तो बच्चा बार बार कान पे हाथ लेके जा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, नाक बंद हो रही है, राइट, तो वो तो सीधा इंडिकेशन है, इंडिकेट करता है, लेकिन कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वो शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, बट डिटेल्स तो आप लोग ही बता पाते हैं। बेहतर यही रहता है अगर ऐसी कोई समस्या हो तो ईएनटी स्पेशलिस्ट पास ही जाना उचित। जैसे आँख की कोई समस्या होगी बच्चों में तो कहाँ जाएंगे? तो आई स्पेशलिस्ट के पास में ही जाएंगे। हड्डी की प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएंगे? हड्डियों के डॉक्टर के पास। ईएनटी में प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएंगे? तो आप बता रहे हैं कि वो वही एक गलत एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि एक ट्रेडिशन है, ये परंपरा बन गई कि भाई बच्चे को समस्या हुई, जुकाम हुई तो बच्चों मानते भी है जुकाम, और जुकाम की जो परिभाषा यही है कि जुकाम का मतलब क्या है? जुकाम मतलब नाक और गले से जो प्रभावित है वो जुकाम है जी। तो लेकिन उसको जुकाम को वो बच्चों को रोग के पास लेके जाते हैं एक्चुअली सब वो जो, क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें मरीज हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आप मेरे पास में हो, मैं आपके साथ अगर कंफर्ट जोन में हूँ, रोजाना मेरे पास में आ रहा, तो उस स्थिति में हमेशा मेरे पास ही आना चाहोगे आप, क्योंकि एक वाकफियत है कि जान पहचान बन जाती है एक, और कहीं ना कहीं एक वो बॉन्ड भी हम लोग शेयर करते हैं, डेवलप हो जाता है, उनसे बात करने से ही आधा पेशेंट ठीक हो जाता है, बॉन्ड डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली। वो भले 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर साहब हमारी बात समझ गए। हाँ, और मैं मतलब नए आदमी पास जाएंगे तो क्या था, समझे नहीं समझे अभी शुरुआत से हमें, क्योंकि उन्हें फिर समझाना पड़ता है, इसलिए वो जाते हैं। लेकिन वो जा रहे हैं, वो ये क्यों जा रही है नहीं कह रहा मैं, मेरा कहने का तात्पर्य ईएनटी की प्रॉब्लम हो तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना उचित रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यही मतलब यहाँ पर रेस करना चाहूंगी कि जैसे सर्दियों का मौसम है और आपने बताया कि जुकाम जो है वो बेसिकली नाक और गले से रिलेटेड ही है, तो कई लोगों को आपने कई बार देखा है कि इन्फेक्शन जो कहते हैं अस्थमैटिक होते हैं, कई लोग उनको बाहर जाने से, हवा लगने से कई बार छींकें आना शुरू हो जाती है। तो इसका जब आगे हम लोग रूप लेते हैं, कहते हैं कि इससे आगे जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो नाक की हड्डी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे चीजें क्या है, मतलब ये एक तरह का रोग ही है या फिर एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, क्या है? आपने इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन शामिल है। एक बात तो ये कि सर्दी के मौसम में जो है जो भी समस्या हो रही हर समय, ये जरूरी नहीं कोई इन्फेक्शन ही हो जी। जुकाम के अंदर जो हो रहा है वो जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन का ही पार्ट हो। एलर्जी है, इन्फेक्शन है, दो अलग अलग चीजें हैं। सीजनल एलर्जी जैसे हो रही है, मौसमी जो सीजनल एलर्जी जो है, वो सीजनल एलर्जी जो है वो सीजनल एलर्जी मौसम के साथ हो रही है, सर्दी में भी हो सकती है, गर्मी में भी हो सकती है। वेरिएशन इन द सीजन, गर्मी से सर्दी है, सर्दी से गर्मी, एक्सट्रीम कोल्ड के साथ वो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की एलर्जी की होने की संभावना के साथ में। इन्फेक्शन जो होगा वो इट में भी वायरल, जैसे कोरोना हुआ था अभी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक बात तो ये ओके। और अस्थमा जैसे हो रहा है, अगर आप जैसे कह रही हैं, तो अस्थमा जो है वो उसका असर होता है चेस्ट के ऊपर, बट एंट्री होती है नाक से। जैसे हम व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द स्टूडियो देयर इज अ गेट, इफ गेट इज क्लोज व्हेन वी आर टॉकिंग, उसमें गेट बंद किया तो अंदर कोई नहीं आ सकता है, ना तो कोई साउंड आ सकती है, ना कोई व्यक्ति आ सकता है। उसी तरीके से शरीर में एंट्री प्रवेश करने के लिए एंट्री जो है सांस की वो एक ही जगह से है, नाक है। उस नाक को अगर आप बंद करोगे
जैसे कि अभी मास्क लगाना जो लोगों ने सीखा था, अब सबने छोड़ दिया है। राइट, तो वो मास्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, आर्टिकल है या है आर्टिकल। पोर्शन, जिसको कि लगाने से एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों ही कंट्रोल में आ सकते हैं, पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन हम लोग जो है, हमें हिंदुस्तानी, तो उस हिंदुस्तानी स्टाइल के अंदर चलते हैं, अपन लोग नहीं करते हैं। अपन जब तक कोई बाध्यता नहीं होती है, जब तक कोई एक डिसिप्लिन इम्पोज नहीं किया जाए, तो वी डोंट फॉलो इट। तो इसलिए उसका अंदर ये है। और नाक की हड्डी टेढ़ी होना, वो तो ग्रोथ का पार्ट है। जुकाम की वजह से नाक की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती है, वो शरीर जैसे प्रोग्रेस करता है, फेशियल स्केलेटन जो साइज में बढ़ रहा है, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन नाक की हड्डी अगर बढ़ जाए या कोई चोट लग जाए या डेवलपमेंट की वजह से या कोई प्रेशर आ जाए। तो ये एक सिर्फ मिथ बना रखा है लोगों ने कि जुकाम ज्यादा रहने से नाक की हड्डी नहीं, बढ़ जाती है। नहीं, नाक की हड्डी होने से जुकाम हो सकता है, इट इज अदर वे अराउंड। ओह, अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि नाक की हड्डी बढ़ने की वजह से नाक की जो हड्डी है बढ़ती जुकाम। नहीं है, नाक की हड्डी जो है बैंड हो जाती है। अच्छा, जैसे इस कमरे की मान लो हाइट है 9 फीट की हाइट है, और 10 फीट का अगर आदमी आएगा, या दरवाजे की हाइट है 6 फीट के, 6.5 फीट का आदमी आएगा, तो उसको बैंड होना पड़ेगा। ग्रो थोड़ी हुआ है वो, क्योंकि ग्रो इसलिए हो रहा है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ऊपर नाक की जो हड्डी होती है कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेज मतलब कच्ची हड्डी। राइट, तो वो जब ग्रो कर रही है, वो आउट ऑफ आकार प्रोपोर्शन ग्रो कर रही है, उसकी साइज ज़्यादा बढ़ रही है, हम्म, लेकिन बढ़ने की उसकी जगह कम है, तो मुड़ जाएगी। तो वो बैंड हो जाएगी उसकी जगह पे। हम्म, तो जैसे यहाँ से अगर मान लो 6 फीट का गेट है, 6.5 फीट का आदमी आएगा, तो झुक के जाना पड़ेगा उसको, तो उसको बैंड होना पड़ेगा। राइट, तो वो बैंड होने की स्थिति में दैट इज नोन एज दी नाक की टेढ़ी होना, या डीएनएस, ओके, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो वो अमूमन कई लोगों में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत 60-70% लोगों में हर एक में होता है। तो वही मैं जैसे आपको कह रहा था कि डीएनएस जो है, जो डेवलप हो जाता है, डीएनएस को उस समय वो लेना चाहिए। अगर वो बार बार जुकाम कर रहा हो, नाक से सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसी स्थिति में डीएनएस को जो भी अगर जिस ढंग से टैकल किया जाना चाहिए, वैसे ऑपरेशन की वजह से या बिना ऑपरेशन के, तो वो डीएनएस जो है इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज थोड़ा बहुत डीएनएस तो सब में ही होता सब है। में आप बता रहे होता है, 60-70% का रेशियो जो है 60-70% तक डीएनएस लोगों में होता होता है। तो ये ऑपरेशन वाली जो चीज है किस हद तक ठीक है सर? इसके बाद में पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आती आफ्टर ऑपरेट, मतलब है। अगर हम लोग डीएनएस के करवाएं? साथ में ऐसा है कि अर्पिता जी, जैसे मैंने आपने कहा, डीएनएस अगर कुछ तकलीफ दे रहा है मरीज को, बिल्कुल, सांस लेने में तकलीफ दे रहा है, उसको मुंह से ही सांस लेनी पड़ रही है हर बार, राइट, बार बार जुकाम हो रहा है, और भी कोई साथ में कोई अगर समस्याएं हो रही है, अगर साइनोसाइटिस हो रही है, ऐसी स्थिति में इसको ऑपरेट करना उचित रहेगा। अगर कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो कुछ छोड़ करने की जरूरत नहीं है उसको। जरूरत नहीं है। और ऑपरेट करने के बाद में अगर साथ में एलर्जी फिनोमिना और है, तो एलर्जी तो ठीक नहीं होगी। एलर्जी का जो है वो रिलेशन है इम्यूनोलॉजी से। बिल्कुल, हाँ, वो एलर्जी का रिलेशन है इम्यूनोलॉजी, आईजीजी जो बढ़ जाते हैं, उसमें इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी का कैसे होता है, वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता वो है। अलग अलग होता तो है। इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, इट इज द ओनली कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको ही अपन हटा सकते हैं, न कि बॉडी का इम्यूनोलॉजी सिस्टम उस ऑपरेशन से ठीक नहीं किया ठीक जा नहीं किया सकता जा है। सकता। ऑफ कोर्स वो तो हम लोग हेल्थ और या फिर हमारे लाइफस्टाइल बदलेंगे तभी नहीं, हम हमारे इम्यूनोलॉजी इम्यून का सिस्टम। जो है, सॉरी टू से, हेल्थ से ताल्लुक कम कोई है। नहीं, वो आपके जेनेटिक होगा, हेरिडिटरी होगा, इम्यून सिस्टम डिफरेंट होगा, उसको वो अगर एक हम अलग लोग चीज़ है। इम्प्रूव करना चाहें तो सर, अगर नहीं मतलब इम्यून इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव की जा सकती है विद डिफरेंट उसमें, फूड लेकिन डाइट। एलर्जी का जो फिनोमेना है वो एक अलग सब्जेक्ट है। ओके, वो हेरिडिटिकली होता है, आप जैसे बता रहे नहीं, हैं कि होता हेरिडिटरी है। भी मोस्ट ऑफ द टाइम हेरिडिटरी होता है, और कभी कभार जो है वो एक्वायर्ड भी होता है। ओके, एक्वायर्ड मतलब बाद में कहीं आ बाद जाता है। में हेरिडिटरी आ तो जाता बचपन के साथ है, राइट। उसके साथ आ रहा है। एक्वायर्ड के अंदर कहीं आएगा तो वो किसी व्यक्ति को होता है, किसी को नहीं होता, तभी वो एलर्जिक फिनोमेना है। जी, तो अभी जैसा हम लोग विंटर सीजन के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा एक मेजर जो है दिक्कत ये आता है, कई बार इंसान को जुकाम जो होती है वो ज़्यादा बढ़ने के साथ साइनस का जो दिक्कत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, और साइनस बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साइनस सर, मेरा यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों होता है, और पहला सिम्टम क्या है? इंसान कैसे अवेयर हो जाए कि भाई अब मेरे को साइनस हो गया है, तो मुझे जो है एकदम ईएनटी स्पेशलिस्ट को ही दिखाना है, और क्योर जो है मतलब, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजर दिक्कत हो जाती है साइनस, क्योंकि एक बार मैं भी इस चीज़ से गो थ्रू हुई हूँ।
तो आई नो लाइक जो पेन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है साइनस में, आप ना सांस ले पाते हो, आप ना खा पाते हो ढंग से। तो सर इसको साइनस का ऐसा है कि साइनस को जो है जब कहते हैं पैरानेजल साइनसिस कहते हैं, फुल फॉर्म जो है इसका पैरानेजल साइनसिस, पीएनएस। तो पैरानेजल साइनसिस जो है वो जन्मजात मौजूद होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। बच्चे के अंदर धीरे धीरे वो आगे साइज बढ़ जाती है। साइनस होते हैं क्या है, साइनस आर नथिंग बट दे आर नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, सामान्य शरीर का अंग है वो, जिसको पैरानेजल मतलब नाक के चारों तरफ आसपास जो है पैरा। तो इसमें 4 ग्रुप होते हैं, राइट। 4 ग्रुप होते हैं पैरानेजल साइनस। मैक्सिलरी साइनस होता है, एथमॉइड होता है, फ्रंटल होता है, स्फेनॉइड होता है। तो 4 जो साइनस के ग्रुप हैं वो मौजूद होते हैं। अब उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो एक आम आदमी समझता है हमारे साइनस हो गया है। साइनस तो होता ही है, लेकिन ये धारणा है या मिथ्या धारणा है, भ्रम है कि साइनस डेवलप हो गया है या बढ़ गया है। न तो साइनस बढ़ता है, न कोई जुकाम होने से साइनस बढ़ जाता है। अच्छा, साइनस जुकाम होने से साइनस में इन्फेक्शन हो सकता है। एलर्जी होती है तो साइनस अफेक्टेड हो सकता है। अब उसमें इन्फेक्शन होने से पस भी बढ़ जाती है। राइट। एलर्जी होती है तो उसमें मास बढ़ जाता है, इसको पॉलिप भी कहते हैं। राइट। और कई बार जैसे अभी डायबिटीज़ के अंदर या ऐसी स्थिति के अंदर, कोरोना के अंदर लोगों के साइनस में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो वो नाक देखने से या मैं आपकी शक्ल देख लूँ उससे मालूम पड़ जाए, उसके लिए जो डेफिनेट डायग्नोसिस है वो सीटी स्कैन कराने से ही मालूम पड़ता है। एक्सरे, प्लेन एक्सरे से भी इतना क्लियर नहीं हो पाता जितना कि सीटी स्कैन होता है। जी, तो पहला इसका सिम्टम मतलब हम लोग अगर क्या आपको नाक समझेंगे? बंद रहती है, बहुत सर दर्द ज़्यादा। वगैरह रह रहा है, जुकाम वगैरह लगातार बना रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ईएनटी डॉक्टर को देख के, ईएनटी डॉक्टर जैसा अगर आपको राय दे जी, सीटी स्कैन कराने के लिए, वो करवाना चाहिए। और ये अच्छी बात है, पिछले 15-20 साल में सीटी स्कैन हमारे इसमें पर- फ्रेटर्निटी में आया तो डायग्नोसिस इम्प्रूव हुए हैं। जब शुरुआत हमने ईएनटी मैंने की थी उसमें 40 साल पहले, उसमें खाली एक्सरे हुआ करते थे, और वो भी साधारण चीजें एक्सरे इतनी हुआ करते क्लियर थे। नहीं होती। डिजिटल भी बाद में आए, सीटी स्कैन भी बाद में आया। तो सीटी स्कैन इज दी डेफिनेटिव एक मॉडलिटी है जिससे कि डायग्नोसिस होना उचित रहता है। बहुत इजी भी हो बिल्कुल, जाता है आप लोगों बिल्कुल। के लिए। जी, तो अभी यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे ब्रेक के बाद वाले क्वेश्चंस पर। तो आपसे सर मैं पूछना चाहूँगी, नेक्स्ट हम लोगों ने अभी जो है नाक को कवर किया, जुकाम को कवर किया, अब आता है गले की बात। तो गले में मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि सर्दी के मौसम में गला कई लोगों का बहुत सेंसिटिव हो जाता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ गर्म पानी ही पूरी सर्दी पीते हैं तो ही ठीक रहता है। तो मतलब ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? क्यों मतलब गले में इतना इन्फेक्शन या फिर गला इतना सेंसिटिव क्यों रहता है? ये सेंसिटिविटी इंडिविजुअल है। अच्छा। सेंसिटिविटी कोई वजह नहीं है। सेंसिटिव, इफ आई एम सेंसिटिव टू कोल्ड, तो आई एम मतलब देयर। ये इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल ही। सेंसिटिविटी अगर हाँ। आपको लगता है या उससे मान लो हो सकता है कई बार एक एलर्जी फिनोमेना भी हो सकता है कि आप उससे एलर्जी, कोल्ड से एलर्जी है तो ठंडा पानी पियोगे तो एलर्जी रहेगी उससे। एलर्जी रहेगी। तो वो भले ठंडा पानी है चाहे ठंडी हवा है, राइट, राइट। तो अवॉइड करें उसको। अगर जिस चीज़ से आपको लग रहा है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ठंडा पानी पीने से प्रॉब्लम हो रही, तो अवॉइड करें उसको। ओके, तो मतलब पूरे सर्दी अगर कोई इंसान गर्म पानी पी रहा है तो उससे कोई अच्छी दिक्कत बात नहीं? है, इट्स गुड। अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। और बिल्कुल अच्छी बात है, हेल्थ थ्रोट के वेट भी लिए कम भी। हो जाएगा। तो बिल्कुल। अच्छा, अब इसी में मैं आपसे ये क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगी कि थ्रोट इन्फेक्शन जो है उसके कॉजेज तो बहुत सारे रहते हैं वैसे, पर मेन कॉज क्या रहता है? और अगर किसी को हो जाए थ्रोट इन्फेक्शन तो फर्स्ट क्योर क्या है? लाइक हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट एड जो घर पर एक क्या आप क्योर कैसे कर सकते हो आपकी गले की? एक तो थ्रोट के अंदर, खाली थ्रोट में एक धारणा होती है, गला में जब इन्फेक्शन होता है, मान के चले टॉन्सिल खराब हो गए,
तो टॉन्सिल इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट, हम्म, ठीक है ना। जैसे आपने हर एक साइनस बार का हाँ, बताया। तो टॉन्सिल एक गले का हिस्सा है। राइट। टॉन्सिल ही गला नहीं, और गला एक टॉन्सिल नहीं है, ठीक है ना, वो एक गले का हिस्सा है। तो इस टॉन्सिल्स जो होते हैं गले का एक सुरक्षा प्रहरी है, वो द गार्ड्स। ओके। गले में आगे आसपास का इन्फेक्शन होगा तो टॉन्सिल उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करता है, बढ़ने से रोकता है इन्फेक्शन इन्फेक्शन आगे फैलने से रोकता है। फैलने से। वो चौकीदार कह सकते हैं उसको। तो चौकीदार है तो वो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के चक्कर में वो खुद पर ले इन्फेक्ट हो लेता जाता है। सारे। तो वो इन्फेक्शन जब वहाँ होता है तो वो साल में किसी को 2 बार होता है, किसी को 3 बार होता है, किसी को 4-5 तो बार भी it's ज़्यादा हो normal? जाता है। 1-2 बार तक इसकी हमारे क्राइटेरिया हम लोगों ने ईएनटी में सेट कर रखे हैं। कभी साल में जिसकी ग्रोइंग एज है, साल में 3-4 बार, 2-3 बार 4 बार तक होना कोई खास बात नहीं है। उससे अगर ज़्यादा हो, 3-4 बार से ज़्यादा एक साल में अगर उसकी फ्रिक्वेंसी हो अगर, तो उसको ऑपरेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। अच्छा। अदरवाइज टॉन्सिल 2 साल में अगर 2-3 बार होता है तो सामान्य बात है। उसके साथ और भी कोई कंडीशन होती है, टॉन्सिल अगर साइज इतनी ज़्यादा बढ़ जाए या टॉन्सिल इतना इन्फेक्शन हो रहा हो कि वो आपके शरीर को अफेक्ट करने लग जाए, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होने लग जाए, तो इट शुड बी रिमूव्ड। तो टॉन्सिल का जो इसमें गले का जो हिस्सा आपका एक बताया मैंने आपको, टॉन्सिल का जो है ये है इसमें। दूसरा कई बार फेरिंजाइटिस होती है सर्दी के अंदर, मौसम के अंदर, तो ठंडी हवा लग रही कर रही, या कहीं पॉल्यूटेड या ओवर क्राउडेड प्लेस में अब आप जा रहे हो, बसों में भीड़ में बैठ गए जाके, या मेलों में जा रहे हैं, वहाँ सब तरह के लोग मिल रहे हैं, आपको इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, अगर आपका सेंस इम्यूनिटी लो है तो आप जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ catch सकते हैं, तो फेरिंजाइटिस हो जाएगी वो। तो वो टॉन्सिलाइटिस नहीं, फेरिंजाइटिस, वो दोनों डिफ्रेंशिएट करना ही भी एक डॉक्टर को देख के, विशेष तौर ईएनटी स्पेशलिस्ट देख के बता सकता है भाई ये प्रॉब्लम फेरिंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है। एक आम डॉक्टर तो उसको भी देख के वो आपस में कंफ्यूजन रहता है उनको। तो ये एक समस्या रहती है फेरिंजाइटिस के अंदर। और उसके अंदर एक कह रहे हो कि आप रेडीमेड ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, तो टॉन्सिल के अंदर तो नेचुरली एंटीबायोटिक्स या दूसरे जो भी डॉक्टर बताए वो लेके उसी से ठीक होगा। ये इमीडिएटली अपन देखें, बिना कुछ देखे ले लें। और गले के लिए फेरिंजाइटिस के लिए आप बफारे ले लीजिए, स्टीम इनहेलेशन ले लें। गार्गल्स नहीं करना, इसीलिए मैंने ये बोला स्टीम इनहेलेशन लेना है, गार्गल्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये गार्गल्स एक मिथ्या एक परंपरा चल रही है सभी के अंदर, भले वो चिकित्सक हों चाहे मरीज हों, कि गरारे कर लें, गरारे कर लें। गरारे नहीं करना है, गर्म पानी पी सकते हैं लेकिन गरारे नहीं करना है, उससे आवाज़ और बैठ जाएगी। यहाँ से एक सब्जेक्ट और लेके जा रहा हूँ आपको, वोकल कॉर्ड्स के लिए। आवाज़ कोई ज़्यादा बोल रहे हैं, आवाज़ खराब हो जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि गले में इन्फेक्शन होने पर आपको गरारे बिल्कुल नहीं करने हैं। तो ये इट वाज जस्ट अ मिथ कि अगर आपको गले में कोई भी दिक्कत है तो आप गरारे कीजिए, पर गरारे आपको बिल्कुल नहीं कर रहे, उससे आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। जैसा सर ने बताया कि आपको अगर गले में तकलीफ है तो वो गरारों से बिल्कुल ठीक नहीं होगी, यानी गर्म पानी आप पी सकते हैं, पर उसके लिए एंटीबायोटिक्स या फिर आवाज़ बैठ जाती है, प्रिस्क्रिप्शन ही बार गरारे करने से आवाज़ और बैठ जाती है। पुरानी एक कहावत है, जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, तो वही हालत इसमें होती है। तो वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है उससे। तो यहाँ पे एक दूसरे और सब्जेक्ट में आपको खुद निकाल के दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन जो पूछोगे कि आवाज़ खराब हो जाए तो क्या करें इसके अंदर, सर्दी के अंदर, तो नॉर्मली जो होती है ये वो आवाज़ का जिसका काम ज़्यादा रहता है, जैसे आपका बोलने का काम है, हमारा बोलने का काम है, टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, बच्चे हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं, जिनको समय की सीमा का ध्यान नहीं रहता है। टीचर्स जैसे क्लास में बोले जाए 7-7, 8-8 पीरियड लेने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में टीचर्स के कई बार नोड्यूल बन जाते हैं, वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे चिल्लाते हैं उनको नोड्यूल बन जाते हैं। सिंगर होते हैं वो अपनी रेंज के बाहर जाके गाने की कोशिश करते हैं तो उनको नोड्यूल बन जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अपना एक वोकल हाइजीन एक वर्ड है। क्या है? वोकल हाइजीन। वोकल हाइजीन में मतलब ये कि एक तो आप जब ये प्रॉब्लम, जब भी जुकाम खांसी वगैरह जैसे हो, गला खराब हो, उस समय बोलना थोड़ा कम कर दें, हॉट ड्रिंक्स या गर्म पानी ज़्यादा उपयोग करें। बोलने का जब भी काम हो, यू ऑलवेज कीप ए ग्लास ऑफ वाटर विथ यू, पानी पीते रहें। गला सूखे तो पानी यहाँ पे हाइड्रेट रखना, बहुत हाइड्रेट का काम भी करेगा। जैसे इंजन ऑयल क्या काम करता है, यहाँ का इंजन है वो वोकल कॉर्ड को
पानी गर्म हाइड्रेशन पानी। करके उसको इंजन ऑयल का काम करता है। तो पानी खूब पिएं हमेशा, वोकल हाइजीन का। और बाकी दूसरी तली हुई चीज़ें, खटाई, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सभी चीज़ें इनके लिए प्रतिबंधित है। हाँ। जो भी ये काम करने वाले उनको नहीं करना चाहिए। राइट राइट। तो चलिए अभी लास्ट और हमारा जो भी ये अंग है, मेजर जो पार्ट्स हम लोगों ने बताया जैसे कि वो है अब कान। तो कान पर चलते हैं। आपसे एक छोटा सा यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि कान में इन्फेक्शन वैसे अमूमन हम लोगों ने सुना है कि इतना नहीं रहता है, पर हो जाता है जैसे इन्फेक्शन। तो यहीं पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सफाई ज्यादा करने से कान खराब हो जाते हैं या नहीं करने से हो जाते हैं ऐसा इन्फेक्शन? है, पहली बात मैं फिर वही आपको कहूँगा कि कान में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ये जो जुकाम खांसी वगैरह जब होती है तो कान और नाक के बीच में स्टेशन ट्यूब होती है, उसके जरिए कान में इन्फेक्शन चला जाता है, विशेष तौर पर बच्चों में। जी हाँ, विशेष इन्फेंट्स तौर के पर। अंदर जैसे माया जो दूध पिलाती है बच्चों को, उसमें वैसे शिशु रोग विशेषज्ञ बहुत ही जोर दे के कहते हैं, और पुरानी औरतें भी अपने माएँ जो अपने बेटियों को कहती है ऐसे दूध पिलाना, ऐसे मत पिलाना। तो उसमें विशेष तौर पे जब भी बच्चे को आप दूध पिलाओ, नवजात को या इन्फेंट को, ब्रेस्ट फीडिंग करने के अंदर दौरान ध्यान रखें हमेशा कि हमेशा सिटिंग पोजीशन में माँ भी बैठ के पिलाए और बच्चे को भी इंक्लाइन करके पिलाए, लेट के नहीं पिलाए। कई बार माया रात भर दिन भर काम करके, वर्किंग लेडी होती हैं या हाउस वाइफ होती हैं, दिन भर काम में थक जाती हैं। काम जैसे शुरुआती 2-3 महीने तो फुल टाइम एक ही काम होता है, बट देर आफ्टर जो 3 महीने 4 महीने जो रात का पीरियड होता है, जब वहाँ गृहस्थी संभालती हैं, बहुत सारी चीजें कई काम करने पड़ते हैं, थक जाती हैं औरतें। तो बच्चियाँ, लड़कियाँ जो होती हैं, वो रात को जब बच्चा रोता है तो उसमें लेटे लेटे ही दूध पिला देती हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। जैसे हाईवे पे आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, हमेशा देख के क्रॉस करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार चूक गए तो हाँ, वही सीधा नजर चूकी दुर्घटना तो घटी बस। बिल्कुल। तो वही वाली बात बच्चे के साथ में भी होती है। अगर आप एक बार अगर चूक गए रात को दूध पिलाते समय, अगर एक बार ही तो पिलाया लेटे लेटे, तो होता क्या है कि जब उसको बैठा के दूध पिलाया, उसको डकार कर रहे हैं थपथपा के, वो अगर मिस हो गया तो उल्टी आने से दूध कान में चला जाता है बच्चे के, और इन्फेक्शन होकर कान का पर्दा फट सकता है, जिसका कि अगर बार बार समस्या होती तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। अच्छा। और कान में इन्फेक्शन हो तो कई बार इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है। ब्रेन में भी जा सकता है, तो ये इसलिए ये जो एक धारणा है कि कम होता है, कम मतलब कान में बड़ों इन्फेक्शन में कई बहुत बार होता है, बच्चों बड़ों में भी के, होता हाँ है, बच्चों में भी होता है। तो बड़ों में क्या कॉजेज रहते हैं सर कान में सेम ही इन्फेक्शन इन्फेक्शन जुकाम की वजह से, जुकाम की वजह से? कान और नाक के बीच की जो ट्यूब है, जी। जो मैंने आपको एनाटॉमिकली शुरुआत में एम्ब्रियोलॉजी के एनाटॉमिकली, वो कनेक्शन इसी वजह से कनेक्शन है कि वो एक स्टेशन ट्यूब के जरिए कान से कनेक्टेड होती है, और वहाँ पे इन्फेक्शन होके कान का पर्दा फट सकता है, कान की हड्डियाँ गल सकती है, तो इसका ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है जी। और कान का ये इसमें एक फंक्शन और बताता हूँ आपको। कान सिर्फ सुनने में काम नहीं आता है, शरीर का जो बैलेंस है बॉडी का, वो रखने में भी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है ये। ओके, बहुत मतलब देयर आर इम्पोर्टेंट टू रोल पार्ट्स ऑफ द है रोल, कान का। देयर आर टू फंक्शन ऑफ द ईयर, वन इज द हियरिंग, अनदर इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। जो चक्कर आते हैं किसी मरीजों को, वो कान की वजह से भी 40% जो चक्कर के कारण वो ईएनटी की वजह से, ये कान की वजह से होता है। अच्छा। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन फिर आपका आगे जो मैल का है या वैक्स कान साफ करने का है, कान साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कान में जो मैल बनता है जिसको सेरुमेन कहते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन का ही वो काम। सेरुमेन जो है दैट इज कंटेनिंग सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो शरीर के अंदर जो एंजाइम वैक्स बन रहा है या सेरुमेन बन रहा है, वो सेरुमेन अपना आप ही बाहर निकल के आता है, स्पॉन्टेनियसली स्वतः ही बाहर निकल के आता है बाहर की तरफ। इतना मैकेनिज्म ईश्वर ने दे रखा है। इसलिए आप अगर कुछ भी उसमें कर रहे हैं तो हस्तक्षेप कर रहे हैं तो डोंट डू इट। अपना पे अगर कोई तकलीफ देने लग जाए तो देन यू शुड गो टू अ डॉक्टर। और ये बर्ड्स, हाँ यहाँ पे बर्ड्स काम होगा, बर्ड्स का भी काम ही नहीं लेनी। जैसा मैं ये बता रहा था कि बर्ड्स जो है कान के लिए सबसे घातक है, और इसकी मार्केटिंग जो की गई है इतनी ज़्यादा बर्ड्स की, और जो ओरिजिनल जो इसका मेकर है जॉनसन, उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली विशेष तौर पर लिखा गया है कि कान के अंदर नहीं डालें, सिर्फ कान के बार बार से साफ करने के लिए है। इसका प्रयोग कान के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी देखा देखी जो भी लोकल मेड जो मार्केट में मिलती हैं, ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं हमेशा, हर महीने एक डब्बा उसका बर्ड्स का खरीद के लेके आते हैं,
जो कि नहीं लाना चाहिए। घर में अगर बड्स अगर आप रखते हैं तो उनको फेंक दीजिए। कान के लिए सबसे ख़राब चीज़ जो है, कान के पर्दे फट जाते हैं, कान में जो मैल होता है वो अंदर धकेल देता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए बड्स कान के लिए सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। और जो लोग पूरे दिन ऐसे कान को खुजलाते रहते हैं सर, उनको एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मत कीजिए, ज़रूरत ही नहीं करने की। आपको प्रॉब्लम होती है, गो टू डॉक्टर। हम्म कान में कई बार जो पानी रह जाता है नहाते हैं जब, तो वो जो सूखता है, इवोपोरेशन, जो वाष्पीकरण जो होता है उसका, उसी वजह से बीचिंग रहती है। एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक अलग सी इचिंग, वो कहते हैं कि वो कान और गले वाली जो होती है, उसके लिए क्या करे वो आदमी? अमूमन जैसे जुकाम होता है तो मैंने बताया कि हाँ। नाक ऐसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल। गले में इन्फेक्शन होगा तो इचिंग यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी, कान। बाकी ऐसी विशेष बात तो नहीं। उसको मतलब उंगली से ही आप करें या हल्का सा फिर सहला कुछ दें, हल्का सा आँख में सहला जैसे दें? खुजली आती है तो क्या करते हैं, हाँ। हल्का सा सहला देते उसको हैं। मतलब इतना मेजरली समझ के और कान में वो ईयरबड्स तो बिल्कुल डोंट डू नहीं इट डालने। एग्रेसिवली। राइट। ठीक है। ठीक है सर। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपका इतनी सारी हमें इम्पोर्टेंट, मतलब आपने जो भी उपयोगी जानकारियां दी, हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया। मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी आपने सर बताए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता थी वो आपने बताई। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम। एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे लास्ट में, ईएनटी से रिलेटेड, या फिर एक नॉर्मल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? प्लीज सर आप इसी सब्जेक्ट में से निकलते हुए, एक तो मास्क आप लगा कर रखिए। जी। अभी जो कोरोना में लोगों ने, जब कोरोना से पहले हम कहते थे कि एलर्जी के लिए, जुकाम के लिए मास्क लगाएं, लोग लगाते नहीं थे। अब लगाने आदत पड़ गई कोरोना में, इसको कंटिन्यू करें, ये फ़ायदेमंद है और इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा आज भी अखबार में पढ़ा था कि चीन में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह वापस जो है कोविड हो रहा है, इसकी आ रही हैं खबरें आ रही है। बिल्कुल। तो बचाव ही सबसे ज़्यादा अच्छा उपचार है। वैक्सीन तो लगवा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मास्क जब तक नहीं लगाएंगे, वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इन डेंजर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। तो ऐसे ही खबरों को जानने के लिए और ऐसे ही शोज को देखने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बड के साथ। थैंक यू सो मच।